जैसे शुरू से यही था कि भाई राजकीय सेवा में जाए। बाद में तो ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन 2-3 साल बाद में से मोटिवेशन मिला तो फिर केवल एक नौकरी की इच्छा थी कि भाई नौकरी लगे। लकी था कि भाई दे रही था RS वो, लेकिन वो मेन से आगे नहीं जा पा रहा था। इधर उस तैयारी का ये रहा कि भाई परिणाम अच्छा स्कोर कर पाए, क्योंकि यहाँ एक भी गलती बाहर भेज सकती है एग्जाम से। तो जो भी जहाँ भी ज्ञान मिल रहा है और अपने स्वार्थ की बातें हैं तो वो तो ले ही लेनी चाहिए। वो संतुष्टि कर ले, हो तो वैसे ही नहीं रहा है, लेकिन फिर पता नहीं ईश्वर की कृपा थी कि 2024 का नमस्कार, राम राम। आपका एक बार फिर स्वागत है बूस्टर एकेडमी पे। और EORO की जो सफलता की जो कहानियां हैं वो चली रही हैं निरंतर। तो आज अपने बीच जो रामजीत जी चौधरी हैं और जिनकी रैंक 16वीं है और इनके अब तक जितने पेपर पास हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। LDC से लेकर 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड और अभी में सिलेक्शन। RS के इनके जो है वो दोस्तों 5 मेंस हैं। तो रामजीत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो आपकी और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर और इतने हजारों जो आपके दर्शक हैं इनसे मुखातिब करने का अवसर प्रदान किया। जो एक सफल होता है ना कोई भी व्यक्ति, तो उससे काफी प्रेरणा मिलती है। प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं कोई, प्रत्यक्ष रूप से भी कोई प्रेरणा लेते ही हैं। तो वो अंधेरे में सहारे की तरह होता है मोटिवेशन। और इस दौर से तो आप और हम दोनों गुजरे जरूर। अपने हमने भी तो ली है कहीं से, हाँ, कहीं ना कहीं से जरूर ली है। हाँ। और तभी जाके जो है वो भी इतने लंबे टाइम तक तैयारी करना बहुत मतलब जो है वो आपका अगर मैं परिचय दूं तो आपको सब दर्शकों को बता देता हूँ। सर किशनगढ़ के रहने वाले हैं, गाँव पनेर। हाँ, पनेर है जन्म स्थान, किशनगढ़ रह रहे हैं। किशनगढ़ के रहने वाले हैं। सर का जो LDC में 2013 में चयन हुआ, 2015 में जो है वो इनका 3rd ग्रेड के अंदर EO में सर की 16वीं रैंक है। तो अति नौकरी की कहीं इच्छा ही मतलब बैक टू बैक नहीं, इच्छा तो कुछ नहीं थी। जैसे शुरू से यही था कि भाई राजकीय सेवा में जाए। तो बाद में तो ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन 2-3 साल बाद में से मोटिवेशन मिला तो फिर केवल एक नौकरी की इच्छा थी कि भाई नौकरी लगे। तो 2010-11 में एक वैकेंसी आई थी राजस्थान पुलिस की। सबसे पहले मैंने वो पेपर दिया था। ओके। तो पेपर मैंने 3-4 महीने की पढ़ाई की और वो क्लियर भी कर लिया था। लेकिन लास्ट जो फिजिकल भी पास हो गया, उसके बाद में फाइनल मतलब जो दौड़ में मैं रह गया था, तो वो फाइनल रूप में नहीं हो पाया। ओके। फिर उसके बाद में 2011-12 में एक वैकेंसी आई, अपने 11 में थी शायद, पटवारी की। पटवारी। तो उसमें मैं अच्छे से जुट गया। वही 3 सब्जेक्ट थे, गणित, हिंदी और सामान्य ज्ञान। तो वो बढ़िया तैयारी की। हालांकि उसमें मेरी अच्छी रैंक थी, 64वीं रैंक थी, 97 पद थे अजमेर जिले में। ओके। तो बहुत मामूली अंतर से रह गया, लेकिन फिर बाद में ऐसे अंतर से रहा तो मुझे एक विश्वास हुआ कि भाई अपन नौकरी तो लग सकते हैं। फिर उसी समय LDC की वैकेंसी आई थी, RPSC ने 2011 में निकाली थी, जून के आसपास उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। RSCIT पहली बार उसमें नेसेसरी किया था। ओके। तो RSCIT का फॉर्म फिल किया, उसका भी फॉर्म फिल किया। और ये LDC के लिए फिर तैयारी वही थी कि भाई पटवारी की काम में आ गई। हाँ। थोड़ी साइंस और साथ में वो और कंप्यूटर वो सारी चीजें थी। और 4-5-6 महीने तैयारी की और वो पहला पेपर क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में टाइपिंग की थी, तो 2-3 महीने टाइपिंग की और फिर वो भी क्लियर हो गया। और वो पहली जॉब लिखी मुझे LDC की 700 और 28वीं रैंक थी उसमें। और उसके भले ही बाद में मैं नौकरी और भी लगाऊं, लेकिन वो जो अनुभव है ना, वो वास्तव में मेरे लिए बहुत अच्छा था। हाँ, वो कम ही उम्र था। जो हमारा बेस था ना, उसमें सबसे युवा LDC में ही था। और जिला कलेक्टर ऑफिस में अजमेर रहा था 7-8 दिन। उसके बाद में तहसील ऑफिस में मैं 2-2.25 साल मैंने वो जॉब की थी। तो पहली नौकरी एक शुभ मुहूर्त होता है। और पढ़ाई के अंदर मेरा ये मानना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एक स्किल है कि आप एग्जाम में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो LDC से फिर आप जो है वो 2015 में आपका अध्यापक में चयन हुआ। हाँ, फिर आप स्कूल व्याख्याता में आपका चयन हुआ। सर के जो 5 RS मेंस है और इन्होंने मतलब लिखा ही था अधिकारी बनना ही है। हाँ। और वो अधिकारी जो है वो माध्यम मिलना है, क्योंकि आपने भी पूरी जर्नी को देखा है। 2013 से यही पहली बार कोई ऐसा माहौल बना जब अल्टरनेट एक ऐसी भर्ती जो EO की आई अधिकारी बनने वाली, जिसमें एक चरण लकी था भाई के दे रही था RS वो, लेकिन वो मेन से आगे नहीं जा पा रहा था। और इधर जो है और इधर उस तैयारी का ये रहा कि भाई परिणाम, तो ये तैयारी काम में आई, मतलब RS वाली तैयारी काम में RS के हिसाब देखा अगर रामजीत जी तो 2013 को पहलो मेंस दे मैं तो पहलो मेंस दियो 2016 में तो थे हमारे भाई RS में भी सीनियर हो।
तो बहुत अच्छी मेहनत के साथ आपने जो वो अपनी तैयारी को निरंतर रखा। 4 आज आपके जो वो चयन है और आज ईओ में आपकी 16वीं रैंक है। जब ईओ की तैयारी जब आपने चालू की थी, पोस्ट कम थी। हाँ बिल्कुल, ये तो रहता ही है, और किसी से आसपास से पूछते भी तो ये स्थिति होती है कि यार ये तो बिल्कुल ही 100 पोस्ट है, होगा या नहीं होगा। हाँ, लेकिन यही है कि वो उस समय आरएस में जो 2024 की वो तैयारी चल रही थी, और फिर ये वापस कैंसिल हुआ 25 अक्टूबर 2024 को। और उससे पहले मैंने फॉर्म तो फिल कर रखा था, लेकिन पहले एग्जाम दिया नहीं था मैंने 2022 में उस समय। तो फिर जैसे ही ये पोस्टपोन हुआ और ये मेरी तैयारी चल रही थी कंटिन्यू, और करंट को थोड़ा अच्छा कर लिया, उसके बाद में पार्ट बे के लिए फिर मेरे पास बहुत कम समय था, 5 महीने का। 5 महीने तो मैंने सोचा कि अब क्या अपनाई जाए रणनीति, ताकि पार्ट बे अच्छा हो पाए, अच्छा स्कोर कर पाए, क्योंकि यहाँ एक भी गलती मतलब आउट ऑफ बिल्कुल बाहर भेज सकती है एग्जाम से, क्योंकि बहुत कम पोस्ट हैं। तो फिर मैंने यूट्यूब पे इधर उधर से कुछ सर्च किया, मैं क्यों कहीं कोई ऐसी क्लासेज मिल जाए। कपिल सर का बूस्टर एकेडमी में चल ही रहा था, तो फिर इनकी अच्छा लगा मुझे, इन्होंने धाराएं जो रिदम से याद करवाने की ये सारी बातें थी। हाँ, उस समय अपन ने खूब मेहनत की थी। तो फिर मैंने इनके बूस्टर एकेडमी से मैं जुड़ा, पार्ट बे इनसे पढ़ा, और फिर मैं इनकी पुस्तक लेके आया पार्ट बे में, और केवल पार्ट बे के लिए तो मेरा केवल यही था। ठीक है, तो आपने पहले से ही जब इतने एग्जाम में आपको तो रिवीजन करना था, टेस्ट देने थे। बिल्कुल, टेस्ट दिए, रिवीजन किया, उसमें चलता रहा, और फिर पार्ट बे अच्छा सा कर लिया, अच्छा से कवर कर लिया आपने। पर उसके भी मैंने छोटे छोटे नोट्स बना लिए धाराओं के, वैसे जैसे वो छोटे छोटे बंच बना के। हाँ, बंच बना के, बिल्कुल 10 धारा के, 10 धारा के, पशुओं से संबंधित 5 धारा, हाँ, नाली के 10। बिल्कुल बिल्कुल वही है। जैसे पहले क्लास ले ली, फिर उसके बाद में जैसे वो आपकी पुस्तक है उससे पढ़ लिया, उसको अंडरलाइन कर लिया, मुख्य मुख्य बातें। फिर उसके बाद में समय मिला, उसके बाद में मैंने खुद के नोट्स बनाए। खुद के नोट्स तो बहुत जरूरी है। हाँ, तो फिर मैंने उसके जैसे ये आप वाली किताब, उसके आगे जो परिशिष्ट था, उसमें 4 पेज में वो धाराएं लिखी हुई थी, उसका ये हाँ, ये हमने दिया तो फिर था उसने मैंने उसको क्या फोटो स्टेट कर लिया, और फोटो स्टेट करके जो मुख्य मुख्य बातें टू द पॉइंट बिल्कुल मैंने उसमें लिख दी, और केवल 4 ही पेज के नोट्स लास्ट टाइम में तैयार कर लिए, और वो मतलब रोज ही मैं रिवाइज करता उसको 1-1 घंटे में। अंदर क्या है आपने वो चीज समझ ली थी। मेन था टाइटल को याद रखना, और उस धारा में क्या है, उस धारा में क्या है, क्योंकि जैसे ही कोई धारा सामने आती है ना, फिर तुरंत उस धारा के पीछे जो भी कोई होती है ना चीज, वो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाती है। फिर आपने जुर्माने भी एक जगह कर लिए। हाँ, वो जुर्माने बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि कहीं 500 का लग रहा है, कहीं 200 का लग रहा है, और फिर धाराओं से जोड़ना उन जुर्माने को, तो ये भी बड़ा चैलेंज था। कहीं जुर्माना लगाने वाली अथॉरिटी, कहीं तो ये होती है नगर पालिका का जो अधिशासी अधिकारी, कहीं कलेक्टर होते हैं, और कहीं संभागीय आयुक्त, तो उनको भी बहुत अच्छे से कवर किया। हाँ, लेकिन पार्ट बे फिर बहुत अच्छा हो गया। बढ़िया। तो थे मतलब खुद मतलब 5 मेंस थारा देड़ा जी, ठीक है, 4-3 पहली थारा सिलेक्शन थाने लगे होगा कि भाई टाबर वहां पर कहीं पढ़ना। तो जो भी जहाँ भी ज्ञान मिल रहा है, और अपने स्वार्थ की बातें हैं, तो वो तो ले ही लेनी चाहिए, उसमें तो कोई छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं है ना। हाँ, वो तो है ही। और मैं तो खुद मैंने जैसे जैसे आपने पढ़ा वैसे वैसे पहले दिन मैंने पढ़ा। हाँ, ठीक है, और मैंने तो नगर पालिका अधिनियम को वापस फिर धीरे धीरे जो सेकंड टाइम जब करवाया था ना, तो उसको मैंने और इजी करने की कोशिश की। मैं उस समय 5 ही धारा पढ़ाता था ऐप पे सुबह सुबह, डेली 5 धारा पढ़ाई, फिर आगे मैं निंदा में आता शुरू 5-7 मिनट तो, और पूरा जो कवर किया था अपन लोगों ने। और उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आपने जो कंटिन्यूटी रखी ना, वो आपके जीके की कंटिन्यूटी बहुत काम आई। हाँ, नहीं, जीके मेरा क्या है कि शुरू से स्ट्रॉन्ग हो गया था, क्योंकि बार बार प्रीलिम्स दे रहा था, मेंस दे रहा था, और उसके अलावा कई एग्जाम थे जो मैंने त्याग तो आपको करना पड़ा। एक मेंस का त्याग किया आपने। हाँ, 2023 का जो मेंस है, वो मेंस क्या प्रीलिम्स ही नहीं दिया उस समय, शायद फॉर्म ही नहीं भरा मैंने 2023 का, क्योंकि एक समय ऐसा जच गया मेरे दिमाग में, ऐसी हो गई बात भाई का अब लेक्चरर लगे, संतुष्टि कर ले, हो तो वैसे ही नहीं रहा है। लेकिन फिर पता नहीं ईश्वर की कृपा थी कि 2024 का वापस फॉर्म फिल हो रहे थे, तो मैंने वो भर दिया और वो तैयारी चालू कर दी। तो और एक सबसे मतलब गजब बात है कि पिछली बार पेपर नहीं दिया, और इनके भाग्य था जो ये पेपर रद्द हुआ। हाँ, बिल्कुल, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली। हाँ, चीज तो गलत थी, पेपर लीक होना, रद्द होना, लेकिन ये आपके लिए एक जो अवसर था वापस, और उस अवसर को आपने भुनाया। ये मेरे हिसाब से ऐसे 5-7-10 लोग होंगे पूरे बैच में जिन्होंने पिछली बार डीवी नहीं करवाया था। 70% तो वही लोग हैं जिन्होंने पिछली बार, मैक्सिमम तो वही है जिन्होंने वो 2022 ही तैयारी कर रहे थे और वो वापस रिसेलेक्ट हुए। लेकिन मेरे जैसे कम ही उदाहरण है, और मैं तो ईश्वर का ही मानता हूँ कि उन्होंने मुझे वापस अवसर दिया, क्यों तो वो कैंसिल होता और क्यों वापस, और वो फॉर्म भी उस समय वापस डबल दूसरी बार
फिल नहीं करवाए थे, तो वो टाइमली एग्जाम हो गया सारा। ईश्वर ने क्या आपकी मेहनत देखी थी, और ईश्वर ये नहीं चाहता था कि आपके मन में अधिकारी की टीस रहे, ना क्योंकि वो रह जाती। हम्म, अगर हम 4-5 बार जब आरएस देते हैं तो उसके बाद में वो रह जाती, तो वो टीस भगवान ने जो ना ऊपर से देख रखी थी कि मेहनती आदमी है, 2013 से 21 तक लग रखा है, तो ये कोई आपका अवसर, और आपने मेहनत की भी, और उस मेहनत का नतीजा है बहुत बढ़िया। जो नए विद्यार्थी अब जो तैयारी कर रहे हैं उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपसे थोड़े थोड़े पूछना चाहूंगा। पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि आपने जीवन में हमेशा ही डिस्टेंस लर्निंग पे ही ध्यान दिया, मतलब आप ऑफलाइन तो कभी कहीं पढ़े ही नहीं। बिल्कुल डिस्टेंस लर्निंग है। क्योंकि आपने जैसे मुझे बताया एमए भी आपकी 3 है, वो भी आपकी जो कोटा विश्वविद्यालय से है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमेशा आप जो पढ़ा, आपने जो घर बैठ के पढ़ा, और आज की इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के अंदर अब रिसोर्सेज हो चुके हैं क्योंकि अब ऑनलाइन है जी बिल्कुल। लेकिन आपने जो स्टार्टिंग के जो 3 सिलेक्शन लिए तब तक कोई ऑनलाइन भी ज्यादा माध्यम नहीं थे। हाँ ऑनलाइन 2013, 15 और 18 की भर्ती, क्योंकि कोविड के बाद में एजुकेशन के अंदर जो डिजिटल रिवोल्यूशन आया और कंटेंट मिलने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दौर में जब कंटेंट भी कम था, उस दौर में आपने जो वो एक संसाधनों के अभाव में जो तैयारी को निरंतर रखा, उसका कोई राज? इसमें सबसे मेरा ये था कि मेरा अनुशासन अच्छा था पढ़ाई के प्रति, और दूसरा क्या था कि जैसे मैंने किसी से सीनियर से पूछ लिया कि भाई कि इसमें आपने को क्या पढ़ना है, तो उन्होंने अच्छी बुक बता दी, तो फिर मैंने वो बुक ही पढ़ी, उसके अलावा इधर उधर दाएं बाएं भटकने का प्रयास नहीं किया। जैसे मैं बता दूं, मैंने शुरू में पटवारी का एग्जाम दिया, एलडीसी जो मैं सिलेक्ट हुआ था, उसके अंदर मुझे हिंदी में किसी ने सजेस्ट किया कि आपको राघव प्रकाश पढ़नी है, तो मैंने फिर वही पढ़ी, उसके अलावा फालतू दूसरी चीजें देखी नहीं। और हाँ मैथ में उन्होंने वो अग्रवाल करके वो किताब आती थी शानदार, तो फिर मैंने वही पढ़ी सारी चीजें, उसके अलावा कोई दूसरा सोर्स ही नहीं ढूंढा। और उस समय सामान्य ज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी किताब चलती थी धरोहर की, धरोहर, तो वो सब सजेस्ट करते थे, कनक सिंह जी वाले। हाँ कनक सिंह, कुंवर कनक सिंह करके, हाँ तो वो बता रहे थे, तो फिर मैंने वो पूरी धरोहर वही पढ़ी। तो इस प्रकार क्या है कि थोड़ा अपने मतलब आपको अपना कंटेंट एक बार डिसाइड करके उस पर मेहनत करनी चाहिए। हाँ कंटेंट डिसाइड हो जाए, एक जगह ही अपने भाई का जितनी भी शक्ति है ना वो एक ही जगह लगाए और टेस्ट देते रहे। अब हालांकि उस समय टेस्ट का नहीं था, लेकिन जो मॉडल टेस्ट के, मॉक टेस्ट के ऐसे पुस्तकें आती थी, हाँ। तो फिर उसके घर पे लाके और उसको हल करना, और फिर देखना भाई कौन कौन से सवाल गलत हुए, तो उनको गोले कर लिए, तो लास्ट टाइम में एग्जाम के समय वापस देख लिया भाई के ये गलत हो रहे हैं अपने सवाल, तो वापस रिवाइज हो गया उसका। जो आपका जीके का पेपर फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत अच्छा आता था, उसमें भी मेरा ईश्वर ने साथ ही दिया, क्योंकि मैं उस समय मेरी बीएड चल रही थी वर्धमान कोटा ओपन से, क्योंकि मैं एसटीसी से लगा था 3rd ग्रेड टीचर, तो वो 2019 में हो रहा था कंप्लीट मेरी बीएड, तो उस समय 2 बार पोस्टपोन हुआ वो एग्जाम, और 2020 जनवरी में हुआ वापस, तब मैं बिल्कुल हो गया भाई, बीएड हो गई मेरी, इधर में हो कंप्लीट हो ही चुकी थी। हालांकि उस समय पेपर फर्स्ट बहुत अच्छा आया और मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आए फर्स्ट पेपर में, 110 के करीब नंबर थे 150 में से। और ज्योग्राफी जो मैंने पहली बार ही वही पढ़ी, 6 महीने के अंदर ज्योग्राफी पढ़ ली और तैयार हो गए, फिर वो अच्छा सिलेक्शन हो गया 26 रैंक के साथ। तो आपने ये जो मतलब सरकारी सेवा के अंदर आप इतने साल रहे, कितना अंतर मानते हैं और सारी नौकरी और ईओ की नौकरी में? आमूल चूल परिवर्तन तो मैं नहीं बोलूं, लेकिन छोटा मोटा परिवर्तन देखा आपने? कितना अंतर है? देखो समाज का देखने की प्रतिष्ठा, सम्मान, बिल्कुल देखने का नजरिया ना वो बिल्कुल से बदल गया, ऐसा मान के चल रहा हूँ। बदल गया, हाँ, क्योंकि देखो जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड हूँ, हो सकता है बाद में प्रिंसिपल भी बन जाता 8-10 साल बाद में जब भी, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या है कि एक बड़ा कैडर है और यहाँ बिल्कुल छोटा सा कैडर है। और एक ईओ जो नगरपालिका क्षेत्र में मुख्य अधिकारी होता है वो कितने को इफेक्ट कर रहा है, और समाज का प्रत्येक तबका उससे जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही सिलेक्शन हुआ ना, तो लोग और समाज के परिवारजन बहुत खुशी हुए, और मतलब मैसेज, बधाइयां वो सारी आने लगी। ऐसा मेरे साथ फर्स्ट ग्रेड में चयन हुआ तब नहीं हुआ। हाँ ठीक है, नॉर्मली हो गया यार सिलेक्शन। नगर पालिकाओं का कार्य क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, रूरल एरिया तक टच कर गई है। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में शहरीकरण तो बढ़ना ही है। नहीं, शहरीकरण लगातार और गांव के लोगों के काम पड़ने लगे हैं, और अब इस पद को सब जानने लगे हैं। ये अवेयरनेस 2000 पहले वाले बैच तक नहीं थी इतनी। पिछले 10 सालों के अंदर जो है वो नगर पालिका क्षेत्रों का विस्तार होना, गांव के लोगों का काम पड़ना, अब ईओ जो है वो सब लोग जानते हैं और इस पद की गरिमा जानते हैं। हर आदमी के काम पड़ रहा है। जो शहर में रह रहा है तो उसको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना तो ईओ के पास जाना पड़ेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, उसके पट्टा बनवाना है। सबसे बड़ा तो यही है शहरों के अंदर, तो मेरे पट्टे नहीं बन रहे, और उस पट्टा बनवाने वाली जिस सीट पे
अगर चयन हो जाता है तो फिर और क्या ही चाहिए। और क्या चाहिए वो है। हाँ नहीं, अब तो आप आज जो है वो एक प्रतिष्ठित अधिकारी के पद पर चयन है। हाँ। तो अब मैं सबसे पहले पूछता हूँ, आप एक पर्सन मेरा रह गया, सबसे पहले किसको बताया रिजल्ट आपने? देखो रिजल्ट लगभग 2 बजे के आसपास आया था हम्म उस दिन, और 2 जुलाई का समय था वो। तो मैं ऑफिस में बैठा था, सीबीओ कार्यालय में मैं पदस्थापित था। तो मेरे पास में जो मेरे सीनियर एसीबीओ थे और एक मेरे साथी आरपी थे, लेक्चरर थे, वो भी इस पास ही बैठे थे। तो जैसे ही रिजल्ट आया तो वो ग्रुप हमारा बना हुआ था यूआरओ का, क्योंकि प्रोविजनल डीवी के समय बन गया था। तो क्या भाई रिजल्ट आ गया, तो फिर मैंने उस ग्रुप में भी डाली थी पीडीएफ, लेकिन मैंने आरपीएससी की साइट पे जाके उस पीडीएफ को देखा, मैं कि एक बार विश्वसनीय हो जाए, विश्वास बिल्कुल। तो फिर वहाँ 2 पीडीएफ थी, तो मैंने रिजर्व, फिर मैंने मेन लिस्ट, क्योंकि रिजल्ट आता है तो ध्यान होता है ये भाई मेन लिस्ट, फिर मेन लिस्ट में की, और सबसे पहले मैं कट ऑफ पे गया कि कट ऑफ कितनी गई है। ओके। हाँ, तो फिर मैंने नीचे जाके स्क्रॉल करके फिर कट ऑफ देखा, तो मैंने ईओ की कट ऑफ 88.40 थी जनरल की। तो फिर मेरे तो 90 के आसपास में मान के चल रहा था नंबर। तो मैं सोच रहा चयन तो हो गया, और फिर ऊपर लिस्ट के अंदर मैंने नाम देखा, मेरी ईओ प्रेफरेंस भरी हुई थी, और मुझे रोल नंबर भी याद थे। तो मैंने रोल नंबर मैच कर लिया, 16वीं रैंक उसमें कोष्टक में थी। तो मैं बिल्कुल एक बार बिल्कुल उत्साहित हो गया, यार क्या करें। फिर बाद में दोनों वो मेरे पास बैठे थे, हालांकि वो दूसरे कार्य में लगे हुए थे। तो फिर मैं क्या यार एक बार रोल नंबर वापस चेक कर लेगा, गलत तो नहीं है मेरे चेक, फिर कहीं कोई चीज। फिर वो एकदम थोड़ा मैं ऐसे कर रहा था, तो वो एसीबीओ सर बोले क्या हुआ कि मेरा चयन हो गया, क्यों बधाई हो क्यों, एक बार मैं वापस रोल नंबर चेक कर लूं। फिर मैं तो रोल नंबर एसएसओ आईडी खोल तो ली, लेकिन वो निकल ही नहीं रहे मेरे, तो मतलब ऐसे तो पासवर्ड ही याद कर रहे तो। हाँ, फिर वो मेरे उन्होंने लिया और फिर कहा कि मैं देखता हूँ। हाँ, और फिर उन्होंने देख के फिर कंफर्म किया कि सिलेक्शन हो गया, क्योंकि एक बार विश्वास नहीं होता है, बिल्कुल होता ही नहीं है। भले ही वो 2 कट ऑफ से ऊपर है नंबर, लेकिन देखो इस चीजों में ध्यान पड़ता नहीं है ना, कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाए, 2 क्वेश्चन, ये सारी चीज। पहला कॉल मेरे पापा जी को मिलाया था, तो वो पहले ही उनको था कि भाई का चयन तो हो जाएगा। फिर वो बहुत उत्साहित हुए, और फिर मैंने नेक्स्ट कॉल मेरी मम्मी को बताया था, और वो सबसे ज्यादा खुश वही थी। और दुर्भाग्य रहा, प्रकृति और ईश्वर की करुण निर्णय था कि मम्मी उसके कुछ ही समय बाद में उनका निधन भी हो गया था। लेकिन ये है कि आपने जो उनको जो खुशी दी इतने सिलेक्शन के साथ, और क्यों उन्होंने भी आपकी पूरी जर्नी देखी है? नहीं, पूरी जर्नी देखी है, और उनका सहयोग बहुत ज्यादा रहा मेरी इस जर्नी में। भाई किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आई, हालांकि पूरा परिवार ही, जैसे मेरे 2 भाई हैं, पापा जी, मम्मी, और विशेषकर मेरी पत्नी का, जो दोनों बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ मुझे सब सुबह जल्दी उठाना, चाय वगैरह सारी जो चीजें आप समझते हो, पढ़ाई के दौरान मतलब एक पूरा सहयोग चाहिए। एक व्यक्ति तैयारी नहीं करता, पूरा परिवार करता है। नहीं, ये पूरा जो माता जी का और सबका जो है वो आपके ऊपर आशीर्वाद भी था, और ये जो मेहनत जो है ना, वो एक व्यक्ति की साख भी सबकी दाव पे होती है। बिल्कुल, माता पिता का भी, वो पूरा परिवार का त्याग होता है ना, भाभी जी का भी त्याग है, सबका त्याग होता है। क्योंकि कौन आदमी नहीं चाहता, पढ़ाई के लिए आपको अपना समय निकालना पड़ेगा, और आपको दूसरों से पृथक होना पड़ेगा। हर आदमी चाहता है शाम को तय कर ले माकन बैठ, है ना, घूम लिया, उन्होंने गवाड़ में जाके तय करा, तो वे भी तो त्याग करे ना, केवल अपना ही त्याग थोड़ा ही है, उन सबका भी तो त्याग है ना। पहली बार में तो क्या आदमी हरफन मोला होता है, यार होगा तो देखा जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरी बार में डर लगता है, क्योंकि लोगों की उम्मीदों का बोझ आ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। कहीं भी देखो इतनी लंबी तैयारी होती है, कभी डिप्रेशन में चला जाता है कि यार तैयारी कर रहा हूँ, सही जगह हो नहीं रहा है, तो वो फिर सपोर्ट करते हैं, कोई नहीं हम है साथ, वो देख उसका उदाहरण देख, उसका उदाहरण देख, कई उदाहरण देते हैं, हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो परिवार तो देखो मुख्य भूमिका निभाता है, मेरा तो यही मानना है। हाँ, परिवार की तो मुख्य भूमिका है ही, और वो जब उन सब लोगों की जब समर्पण देखा जाता है ना, तो उनकी उम्मीदों की वजह से आदमी पढ़ता भी जाता है। ये अभी सुनील जी आए हुए थे, रैंक 8वीं, तो आरो साहब जो एक ही बात कर रहे थे कि सर जो है वो, मैंने एक बार क्लास में बोला था कि मोटिवेशन के लिए बाहरी लोगों की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आस पड़ोस में देख लो, वहीं से आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। और अगर कारण जिंदा है कि अधिकारी क्यों बनना है, तो फिर बाहरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है मोटिवेशन की, आप तो फिर बाद में अपनी मेहनत करो। तो बहुत बढ़िया बात है, और मेरे हिसाब से ये सबसे सुकून की बात है कि उन्होंने आपका रिजल्ट देखा, उन्होंने वो खुशी तो जी बहुत अच्छे से। सबसे ज्यादा खुश मेरी माताजी थी, और मुझे अब दुख भी है कि ये खुशी उतनी खुशी है भी नहीं मेरे लिए। अब जैसे इस खुशी को देखने के लिए वो नहीं है जिसको सबसे ज्यादा खुशी थी। अपने किया, और ये चीज जो है सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि भाई जो संघर्ष का साथ उन्होंने देखा, बिल्कुल, और उनके साथ जब अब समय आया
अब समय बिताने की उनकी बातें थी कि इतने दिन तो तैयारी में चल रहा था, टाइम ही नहीं मिला। तो जरूर आपने बहुत अच्छी मेहनत की। और उसके बाद में अगर मैं अगली बात करूं तो एक पिता के रूप में जब आप हैं, बच्चे हैं जी बिल्कुल, तो उनसे भी दूर रहना पड़ता है। तो मेरा तो शेड्यूल ये रहता था सर, सुबह जल्दी उठता मैं, सोने के 5 घंटे का बाद का अलार्म भर देता था। तो ऑटोमेटिक, जैसे मेरी वाइफ है तो वो चाय बना देती, मुझे पता ही नहीं पड़ता, और उस हिसाब से चाय पकड़ा के मैं मेरे नित्यक्रम करके वापस सीट पे बैठ जाता पढ़ने वाले। तो मेरा अलग ही रूम था, तो वहाँ कोई अलाउ नहीं, जैसे बच्चे सब बाहर ही, और बच्चे रह रहे हैं तो उनको भी पता है कि अंदर तैयारी हो रही है। जैसे हम जॉइंट फैमिली में है तो छोटे बच्चे, छोटे भाई के भी बच्चे हैं, तो वो बिल्कुल पापा पढ़ रहे हैं, तो वैसे बिल्कुल शांति से, मतलब एक तरीके से उनके जो खेल मनोरंजन है उनके भी खलल ही था एक तरीके से, तो उनका भी त्याग था, बच्चों का भी। अब एक चीज और बता दूं, कितने घंटे, जैसे बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। देखो जॉब के साथ अगर हम तैयारी कर रहे हैं ना, तो मेरे तो क्या है, फील्ड का काम भी होता था, क्योंकि लगभग मैं महीने में 10 दिन के आसपास फील्ड में रहता था, और 10 दिन के आसपास 10-12 दिन में ऑफिस में रहता था, और बाकी सैटरडे संडे ऑफ रहता था। तो मेरा शेड्यूल ये रहता था कि भाई कि मैं सुबह जल्दी उठ के तैयारी, एक शिफ्ट अच्छी कर लो। हाँ, जैसे सुबह रात को अच्छी नींद है 5-6 घंटे की, उसके बाद में आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, चाहे 3 बजे उठ रहे हो, 3:30-4 उठ रहे हो, और उसके बाद में 9:30 ऑफिस में जा रहे हो ना, आप 5-6 घंटे अच्छे से तैयारी कर सकते हो। फिर भी मैं प्रयास करता था कि शाम को भी मैं 1-2 घंटा निकालूं, तो इस प्रकार मेरे 6-7 घंटे एवरेज। अगर आपको सुबह उठने की आदत नहीं है तो डाल लेनी चाहिए, और सुबह सुबह के 3 या 4 घंटे अगर आप निकाल लो तो एक तो दिन में है ना दिल खिला खिला रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अपना टारगेट है वो टारगेट अपन ने पूरा कर लिया तो बिल्कुल रहेगा ही, वो दिन तो खिला ही रहेगा। हाँ, और उसके साथ साथ शाम को अगर आप पढ़ लो 2 घंटे तो वो बोनस है। और शनिवार रविवार मिशन मोड होना चाहिए, 12, 13, 14, 15 कितना कह सकते हो वो रहना चाहिए। बाकी वो नहीं है कि शनिवार रविवार को फिर कोई घर के दूसरे ही काम निपटा रहे हैं। जैसे जॉब के साथ हम तैयारी कर रहे हैं, तो एक बंदे ऐसे भी जो तैयारी कर रहे होंगे जो 24 घंटे केवल इसके पीछे ही लगे हुए हैं, वो 17-18 घंटे दे सकते हैं। हाँ, तो उनसे कंपटीशन तो है ही। और नई जनरेशन 90% नीचे तो बात ही कौन करे। हाँ बिल्कुल, उनके स्कूलों में अच्छे नंबर है। हाँ, आजकल तो मतलब रोबोट वाला दिमाग है टापरा के अंदर। उसके साथ साथ आपने रिवीजन का बताया, नोट्स का बताया, अब टेस्ट का भी बताओ थोड़ा सा। टेस्ट का बहुत ज्यादा महत्व है। अब इस अपॉर्चुनिटी को खोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने पास टेस्ट देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि भाई अपने को कोई ऑफलाइन जाके टेस्ट देना है और उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है आने में जाने में, वो स्थितियां भी नहीं है। मतलब सिलेबस करो, सिलेबस के साथ साथ फिर उस टेस्ट को भी चलाओ। और हाँ, जो टेस्ट में कंटेंट आ रहा है ना उसको अच्छे से पढ़ के टेस्ट दो, और जो टेस्ट में नहीं आ रहे सवाल उनको नोट करो भाई अपने नोट्स में है ना उनको ऐड कर ले। सही बात बताई सर ने, और सारी बातों के ऊपर हमने जो डिस्कशन किया। अब आप मुझे, हमारा तो एक सिंपल सा पर्सन रहता है, ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ आज गाँव डाणी के बच्चों तक मिल रहा है। अब बैठे बैठे बाहर भी चर्चा करा कि अब का 90% गांव का ही टाबर है जिसका जाके ये बने हैं जो गांव से हैं और शहरों का प्रशासन देखेंगे। हाँ, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग अब नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी होंगे। हाँ, क्योंकि आज हम पूरे राजस्थान में देखते हैं तो छोटे छोटे जो गाँव कस्बे पंचायत स्तर तक ही मान लो आपके लाइब्रेरी बन गई है, और फिर लाइब्रेरी में बच्चे क्या कर रहे हैं, अब जयपुर नहीं आ रहे, वो वहां पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन उन्होंने कहीं ना कहीं ऑनलाइन जुड़े हुए और वो वहाँ क्लास लेते हैं, अपना रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं। और जो जॉब में है तो उनके लिए तो गोल्डन अवसर है और बहुत अच्छी बात है उनके लिए। तो भी उनको अब रिकॉर्डेड मिल जाए, 2x कर लो, जरूरी है लाइव देखो। सर ने सारी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, और आपके जो है वो तैयारी के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखे। सोशल मीडिया को कहीं रोल हो, दूर ही रहता, सोशल मीडिया से तो दूर, क्योंकि देखो व्हाट्सएप तो जरूरी है, क्योंकि सरकारी सेवा में पहले से ही था, तो व्हाट्सएप पे मैसेज आना, तो केवल एक व्हाट्सएप पे मैं जुड़ा हुआ था, बाकी फेसबुक इंस्टा वगैरह तो कुछ बिल्कुल ही थे ही नहीं मेरे। व्हाट्सएप भी वो इस वजह से कि वो जरूरी था, वो तो जरूरी है क्योंकि अपनी सेवा के लिए वो एक महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि जो भी आदेश टेलीग्राम जनरल कंटेंट के लिए, हाँ टेलीग्राम कंटेंट के लिए, और यूट्यूब छोटी मोटी कोई क्लास देखो तो क्लास देख लो, नहीं फिर आपको जो रिवीजन करो, बढ़िया पढ़ाई करो। और ये जो पहले एक ट्रेंड था कि भर्ती आएगी उसके बाद ही पढ़ेंगे, ये बदलना चाहिए भाई, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से बदलना चाहिए। कि जैसे आरपीएससी का आप ट्रेंड देख रहे हो, जब कह रही है ना आरपीएससी जिस तारीख को उस तारीख को एग्जाम करवा रही है, और जो कोई नए बच्चे कर रहे हैं तैयारी, तो ये इनको मतलब मैं कई बार 1000 बार समझा चुका हूँ, ये समझ में आना चाहिए कि पहले लोग नोटिफिकेशन पे इसलिए पढ़ते थे कि पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, और बाहर जाना ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो 5-4 महीना जयपुर आता, पढ़ता और पाछा गाँव उड़ जाता, पाछे भर्ती आती, पाछा था।
ओएच करो। हाँ ये था। यही एक मुख्य कारण यही था, नोटिफिकेशन के बाद पढ़ाई का माहौल बनता था। लेकिन अब तो कहीं जाना ही नहीं है ना, आप तो गोल डिसाइड कर लो कि मेरे को ईओ की तैयारी करनी है, आरएस की करनी है, पीएसआई की करनी है, फर्स्ट एड की करनी है, जो भी गोल डिसाइड, उसके बाद में उसका सिलेबस ले, एक अपना कोई भी इंस्टीट्यूट जो आपके सही लगे, अपना और तैयारी चालू करो। क्योंकि देखो इसमें क्या है कि यूआरओ में सिलेबस थोड़ा छोटा है, एक भी गलती है ना आपको बाहर कर देगी। यही गलती है। सर ने बहुत सारी चीजें आज आप सभी को बताई और इसी तरीके से आप अपना मार्गदर्शन बनाए रखना। और ऑनलाइन का जो हमने ये कार्यक्रम बूस्टर एकेडमी जो प्रयास कर रही है, उस प्रयास की सार्थकता तभी है जब आप जैसे सीनियर लोग हम पे विश्वास करते हैं और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो किसी संस्था की विश्वसनीयता बढ़ती है। हमने हमारी तरफ से पूरी जी जान लगा के जो पूरी मेहनत करवाई है। तो जो भी आप बूस्टर एकेडमी के जो विद्यार्थियों को जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी मार्गदर्शन देना चाहते हैं, आपकी मर्जी से जरूर बताओ। देखो मेरा जो भी तैयारी कर रहे हैं, ईओआरओ की कर रहे हैं, चाहे एसआई की कर रहे हैं, पटवार की कर रहे हैं, वीडियो की कर रहे हैं, पहले तो आप क्या है कि एक अपना गोल डिसाइड कर लो, जहां से भी आपको जुड़ना जुड़े आप, मन, बुद्धि और कर्म, ये तीन चीजें, ये तीनों में सामंजस्य होना जरूरी है, तभी आप सफलता के करीब पहुंच पाओगे। तैयारी करो, बार बार सिलेबस को पढ़ो और उसके बाद में बार बार टेस्ट दो, बार बार रिवीजन करो और जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक पीछा छोड़ना ही नहीं है। पीछा छोड़ना ही नहीं। ये मैं एकदम ये मतलब 200 तक धाराएं पूरी याद करवा दे तो भी तरीके को याद रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक धारा माइंड में घूमनी चाहिए अपने माइंड में, जैसे धारा 15 में क्या लिखा हो तो ऑटोमेटिक दिमाग में आना चाहिए। तो सर ने सारी बातें आपको बताई हैं और आशा करते हैं कि अब आप जाके फील्ड में जो प्रैक्टिकल नॉलेज लो तब अंटावरण कदे जो थारकन टाइम हुआ कदे तो एक दो धारा आके कदे थान टाइम मिले तो बूस्टर एकेडमी पर जरूर आप बच्चन जो होते बताया जाए आके। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इसी तरीके से आप जो बच्चों का मार्गदर्शन बनाए रखें। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।